कक्षा में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम गुलजार लिखित किताबें इस कविता के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इस कविता में कवि ने मनुष्य के साथ पुस्तकों के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियों तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया है। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम, जिला पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। यानी इन्होंने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ चौरस रात, लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, यह कविता संग्रह, खराशे, कविता कहानी का कोलाज, यह प्रसिद्ध है। इस कविता की विधा है नई कविता। नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति आज होने वाली जो अरुचि है, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखेंगे हम कवि क्या कहते हैं। देखिए, गुलजार जी कहते हैं, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। देखिए, एक प्रकार का खेद यहाँ पर, जो पीड़ा है, दर्द है, उसको यहाँ पर वह उपस्थित कर रहे हैं, यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि आजकल किताबें जो हैं वह अलमारी में बंद रहने लगी है, कोई भी उन्हें निकाल कर पढ़ने की जरूरत नहीं करता है और बंद अलमारी से ही वह बड़ी हसरत से मनुष्य को ताकती रहती है, देखती रहती है कि कोई उसे उठाएगा और अलमारी से निकालेगा और पढ़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो जो शामें उनकी सोहबत में यानी संगत में पहले कटा करती थी, तो अब अक्सर यानी अब क्या होता है, कभी पहले उन्हें शाम के समय उन्हें पढ़ा करते थे, लेकिन अब क्या होता है आगे उन्होंने बताया है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी अब अक्सर क्या होता है वो उन्होंने आगे कहा है। तो यहाँ पर देखिए, शब्दार्थ जो है हसरत, सोहबत, हसरत यानी कामना, उम्मीद, सोहबत यानी संगत, साथ, और एक प्रकार से कवि ने यहाँ पर कहा है
कभी कंप्यूटर के युग में किताबों के पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। वे कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है, अब उन्हें कोई भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं करता है। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से यानी कांच से कभी कोई की ओर झांकती रहती है, देखती रहती है। अब महीनों मुलाकातें उनसे वे कामना करती है यानी इच्छा उनके मन में रखती है कि कोई उन्हें बाहर निकाले और पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक समय ऐसा था कि जब उनकी शाम यानी कवि की शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर, आगे कवि कहते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो देखिए यहाँ पर कवि ने कहा कदरें यानी मूल्य, मायने, कुछ महत्व की बातें जो है यह किताबों में, नीति नियम जो है किताबों में हमें मिला करते थे, लेकिन अब वह किताबें ही नहीं रही तो ये बातें भी नहीं रही। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम जो है वह किताबें पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं, इसीलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। और इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह हो गई है किताबों की कि वह नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती हैं। यानी इस प्रकार से जब कोई उनका उपयोग नहीं कर रहा है, वह अलमारी में पड़े रहने के कारण दुखी है और इसी के कारण अपनी इस दुख को बांटने के लिए समझो कि वह किताबें कवि से सपने में जाकर मिलने लगी हैं। आगे कवि कहते हैं, वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब जिन पर अब कोई मानी, सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। तो यहाँ पर देखिए सफ़ा यानी पन्ना, सिसकी यानी नाराज़गी की फुटकार और अल्फाज यानी शब्द। तो यहाँ पर कवि एक प्रकार से किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, किताबें जो है रिश्तों संबंधों के बारे में बातें किया करती थी, लेकिन वे सारे संबंध अब उधड़े उधड़े हो गए हैं, टूट से गए हैं, उधड़े उधड़े टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना जब पलटते हैं तो उन्हें उसकी हालत देखकर रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकी निकलने लगती हैं, अर्थात इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर गए हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई टुंड हो, जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला, यानी जिस पर अब कोई पत्ता नहीं उगने वाला। इस प्रकार से वह दिखाई दे रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। अर्थात यहाँ पर शब्द जो दिए हैं, जायका यानी लज्जत और स्वाद, राब्ता यानी संपर्क,
संबंध। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कई पुस्तकों को कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीके के बारे में, तो हम पन्ने जो हैं पुस्तकों के वह किस प्रकार से पलटते हैं थे और अब कंप्यूटर पर पृष्ठ किस तरीके से पलटे जाते हैं, तो इनमें जो अंतर है तो उसको यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं। तो पहले जो है, पहले के ज़माने में हम एक प्रकार से जीभ को स्पर्श किया करते थे और उसके बाद फिर पन्ना पलटते थे। तो उससे क्या होता था, तो जीभ को, जुबा को एक प्रकार का पन्ने का स्वाद मिल जाता था, पृष्ठों का स्वाद मिल जाता था। लेकिन अब कंप्यूटर पर उंगली के क्लिक करने पर ही, पलक झपकते ही वह पन्ने जो हैं वह बदल जाते हैं। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई पृष्ठ खुल जाता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क जो है वह टूटता जा रहा है। आगे कवि कहते हैं, पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक फिर पृष्ठ यहाँ अब पलटते जाते हैं और निजी संपर्क जो है वह टूट सा गया है। आगे देखिए, कवि कहते हैं, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि रिहल यानी किताब रखकर पढ़ने के लिए काठ का यानी लकड़ी का बनाया एक प्रकार का खुलने बंद होने वाला जो साधन होता है, उस पर धर्म ग्रंथ भी रखकर पढ़े जाते हैं। तो पुराने ज़माने में इस प्रकार से वह स्टैंड हुआ करता था किताबों पढ़ने का। और ज़बी यानी माथा और इल्म यानी ज्ञान। तो देखिए, कवि कहते हैं कि किताबों के संपर्क के बारे में यहाँ पर वह बताते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रखकर पढ़ते थे, तो कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, यानी एक प्रकार से सजदा करते हुए वह उसे पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे, यानी माथे पर लगाते हुए एक प्रकार से उसका आदर वह करते थे, ताकि भविष्य में वे भी उससे ज्ञान प्राप्त उन्हें होता रहे। तो इस प्रकार से हम विद्या जो है, ज्ञान देने वाले पुस्तक जो है, तो उन्हें विद्या देवी के रूप में पूजते हैं। तो यही यहाँ पर वह बताते हैं। तो इस प्रकार से पुस्तकों का जो पहले महत्व हुआ करता था, आज वह देखने को नहीं मिलता है। इसी बात का खेद यहाँ पर कवि जो है व्यक्त कर रहे हैं। आगे वह कहते हैं, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। तो देखिए, रुक्के यानी पुर्जा, छोटा पत्र, चिट्ठी, संदेश पत्र, लेकिन इस प्रकार से अब किताबें ही नहीं रही तो ये बातें भी नहीं रहेगी। तो किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई थी। अब कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर वह बातें अब उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी बहुत ही जी जान लगाकर संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। तो इस प्रकार से पहले ये सब बातें हुआ करती थी। यहाँ तक कि किताबें अगर गिर जाए तो उन्हें उठाने के बहाने भी प्रेम संबंध जो है वह जुड़ जाते थे। लेकिन अब यह सब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब किताबें ही नहीं रही। यानी किताबों का महत्व समझाते हुए उन्होंने यहाँ पर बहुत ही
किताबों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह बातें हमारे सामने लाई है। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ है, हसरत, कामना, उम्मीद, इच्छा, सोहबत, संगत, कदरे यानी मूल्य, मायने, जायका यानी लज्जत, स्वाद, सफ़ा यानी पन्ना, अल्फाज यानी शब्द, राबता संपर्क, जबी माथा, इल्म ज्ञान, रुके चिट्ठी संदेश पत्र, रिहल ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता था। आगे देखिए छात्रों, आपको यहाँ पर स्वाध्याय के लिए कुछ बातें दी गई हैं। तो पुस्तक कान से गांव भिलार संबंधित जानकारी समाचार पत्र या अंतर्जाल से यानी नेट से आप हासिल करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, या हो सके तो वहाँ जाकर उसे देख आने के बारे में भी कहा है। कल्पना पल्लवन के लिए आपको विषय दिया गया है कि ग्रंथ हमारे गुरु, चर्चा कीजिए तथा अपने विचार उस पर आपको लिखने हैं। तो देखिए ग्रंथ जो होते हैं, किताबें जो होती है, एक प्रकार से गुरु जैसा ही काम करती है। गुरु हमें अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं, एक प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उसी प्रकार से ग्रंथ में जो कुछ जानकारी होती है वह भी यही काम करती है, और इसीलिए ग्रंथ हमारे गुरु, ये बातें यहाँ पर कही गई है। इसको आपको स्पष्ट करना है कि किस प्रकार से ग्रंथ हमारे गुरु बन सकते हैं। आगे देखिए उन्होंने और कुछ बातें जो हैं आपके लिए कही है। आपको इन बातों की जानकारी हासिल करनी है। सुप्रसिद्ध कवि गुलजार की अन्य किसी कविता का मौन वाचन करते हुए, मौन यानी मन ही मन में वाचन करते हुए आनंद पूर्वक रसास्वादन कीजिए तथा निम्न मुद्दों के आधार पर केंद्रीय भाव आपको स्पष्ट करना है। जैसे विषय यानी उस कविता का विषय क्या है, उद्देश्य क्या है और भाव क्या उभर कर आए हैं, क्या सीख उस कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से आपको मिल रही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आगे दिया है उन्होंने, पाठ्य पुस्तक की किसी एक कविता का मुखर एवं मौन वाचन कीजिए। यानी मुखर वाचन यानी जोर से आपको पठन भी करना है, वाचन करना है, और मौन वाचन करते हुए उसके अर्थ को, भाव को आपको समझना है। कोई भी कविता आप उसमें से चुन सकते हैं, किताब में से, आपके पाठ्य पुस्तक में से। आगे देखिए कवि ने कहा है, सफदर हाशमी रचित किताबें यह कुछ कहना चाहती है। यह जो कविता है ये आपको यहाँ पर कवि ने कविता सुनिए यानी सुनने के लिए कहा है। तो देखिए हम इस कविता को हम सुनेंगे, सभी ने गौर से ध्यान देना है। सफदर हाशमी लिखित कविता किताबें। तो किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। देखिए इसी प्रकार का भाव यानी किताबों की जो पीड़ा है, दर्द है, खेद है, उसी को यह जो है कविता वह व्यक्त कर रही है। या सफदर हाशमी जो है उन्होंने इसी भाव को यहाँ पर व्यक्त किया है। देखेंगे हम। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें? किताबें कुछ तो कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया दिखे चहचहाती, कि इनमें खिली खेतियां लहलहाती। किताबों में झरने मिले गुनगुनाते, बड़े खूब परियों के किस्से सुनाते।
किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में रॉकेट का राज है, हर एक इल्म की इनमें भरमार है, किताबों का अपना ही संसार है। क्या तुम इनमें जाना नहीं चाहोगे? जो इनमें है पाना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ तो कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। दोस्तों देखिए, आज का युग जो है वह डिजिटल का युग है। हमारा अध्ययन भी जो है आज इसी मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से होता रहता है, और इसीलिए ये इन सुंदर किताबों से एक प्रकार से हमारी दूरी बन गई है। तो हमें इन दूरी को कम करना है, और ये जो दोनों भी कवियों ने कहा है तो उनकी बातों को समझते हुए इन किताबों को हमें अपने पास लाना है, उन्हें पढ़ना है, उसके ज्ञान को, उनकी अच्छी अच्छी बातों को हमें समझना है। देखिए, यहाँ पर आपको स्वाध्याय के लिए सवाल दिए गए हैं। सूचना के अनुसार आपको यहाँ पर कृतियाँ करनी है। तो यहाँ पर जो है पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत जो है वह आपको यहाँ पर लिखते हुए उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आगे का सवाल है, किताबें जो रिश्ते सुनाती हैं। तो किताबें क्या रिश्ते सुनाती हैं वे आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद आगे कवि ने यहाँ पर कहा है, देखिए यहाँ पे किताबें यहाँ रखते थे, यानी कहाँ कहाँ पढ़ते समय वह कहाँ कहाँ रखते थे, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द जो है तो वो भी आपको यहाँ पर देखने हैं, कौन कौन से उर्दू शब्द यहाँ पर आए हुए हैं। यानी उस उर्दू शब्द को ऊपर लिखना है और उसके अर्थ को नीचे लिखना है। और यहाँ पर देखिए भाषा बिंदु में आपको शब्द युग्म दिया गया है, यानी जोड़ी वाले कुछ शब्द होते हैं जिनकी जोड़ी बनी होती है, तो उन शब्दों को यहाँ पर आपको लिखना है। और फिर आधा शब्द आपको दिया गया है, आधा शब्द आपको उसके आगे जुड़ने वाला शब्द जो है, जैसे चाय पानी, चाय पानी ये हम जोड़कर, जैसे बीच में यह योजक चिन्ह जो है, डैश वाला चिन्ह जो है वह लगाकर उसे लिखते हैं। तो ऐसे शब्द आपको इनके आगे घर द्वार, जिस प्रकार से ये कंप्लीट करके आपको बताया है, और फिर घर द्वार का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद उधड़े उधड़े, भला के आगे कौन सा शब्द हो सकता है ये आपको सोचना है, उसे कंप्लीट करना है, और फिर बाद में उसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारी कविता जो है वह कंप्लीट हो गई है। आपको स्वाध्याय मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर भेजना है। ठीक है, आज के लिए शब्द युग्म के बारे में हम आगे और जानकारी लेंगे।